अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद अगर मैं कुछ जानते 10 नवंबर तक कप्तान का खेल क्लोज, चैप्टर क्लोज। सियासत के अंदर से दाखिला ममनू कर दिया जाएगा इमरान खान साहब के लिए। बहुत ही ज्यादा सख्त टाइम शुरू होने जा रहा है क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर दो ऐसे तोहफे मिले हैं इमरान खान साहब कोर्ट्स एंड कोर्ट्स के अंदर। ऐसे तोहफे मिले हैं जिनके बाद अब इमरान खान साहब को भी पता चल गया है कि उनकी सियासत की भैंस चली गई है पानी में और अब उसके वापस उभर के आने के इम्कानात हर गुजरते दिन के साथ कम होते चले जा रहे हैं क्योंकि फाइनल स्टेजेस आने के साथ साथ ही अब एस्टैब्लिशमेंट ने भी अपने कार्ड्स को शो करना शुरू कर दिया है। इब्तदाई मरहले के अंदर दो ऐसे इकदाम जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है कि जनाब दो तोहफे दिए गए हैं वो सामने आए हैं और उसके बाद अब इस बात के इशारे मिलना शुरू हो गए हैं कि जनाब ये काम अब जरा ज्यादा जो है ना फास्ट ट्रैक पे चलने जा रहा है। साइफर केस का चालान आज एफआईए की तरफ से जमा करा दिया गया है। एफआईए ने साइफर केस के हवाले से जो चालान है ऑल्दो कि उसको लेट जमा कराया है क्योंकि 24 सितंबर तक की उनके पास तारीख थी कि ये जो है चालान जमा कराने के लिए, लेकिन एफआईए ने मुकर्रर तारीख तक चालान जमा नहीं कराया था। अब ये 4 दिन के अंदर ऐसी कौन सी डेवलपमेंट हो गई है जिसके बाद ये चालान जमा कराना जरूरी समझा गया? ये एक बड़ा ही $1 मिलियन क्वेश्चन है क्योंकि वो ये काम ही अगर 4 दिन पहले हो सकता था तो फिर इसका मतलब ये है कि इस काम को कराने के लिए कुछ खास कुव्वतों को मुतहरक होना पड़ा और एफआईए को कान से पकड़कर चालान जमा कराना पड़ा। अब चालान जमा हो गया है एफआईए की तरफ से और अब खुसूसी अदालत में होंगे जनाब बड़े बड़े धमाके। और इस चालान के अंदर जनाब इमरान खान साहब और जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को मरकजी मुल्ज़म करार दिया गया है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर जनाब आजम खान साहब साइफर केस में मरकजी गवाह के तौर पर सामने आए हैं। और सबसे बड़ी बात और दिलचस्प बात यह है कि असद उमर साहब को जनाब इस साइफर केस के चालान में क्लीन चिट मिल गई है और असद उमर साहब का नाम इस पूरे केस से ना सिर्फ निकाल दिया गया है बल्कि असद उमर साहब जो है ना अब वो बतौर गवाह इमरान खान साहब की तरफ से या जो है एफआईए की तरफ से वो इसमें पेश नहीं होंगे। कैसे? ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है और सवाल ये भी है कि इस चालान की कानूनी हैसियत क्या है और खसूसी अदालत किस तरीके से जो है वो अमल करेगी और केस की समाअत कब तक मुकम्मल होगी। इस जो है चालान पेश करने के बाद अगले मराहल क्या होंगे, इस सारी सूरत हाल पर बात करने से पहले जरूरी है कि इस बात को देख लिया जाए कि इमरान खान साहब के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया है, जो उन पर इल्जाम आयद किया गया है, उसकी असल वजूहात क्या थी, क्योंकि जब तक इस बात का जायजा नहीं लिया जाएगा हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और इसके लिए जरूरी है कि हम वजीर आजम का हल्फ जो है उसका जायजा लें और उस हल्फ के बाद ही पता चलेगा कि जनाब वो क्या वजूहात हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। हल्फ का अक्स जो दस्तूर पाकिस्तान में मौजूद है वो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस हल्फ के अंदर ये बात बड़े वाज़ेह अंदाज में कही गई है कि जनाब मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी वफादार रहूंगा। यह कि मैं बहसीयत वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने फ़राइज़ कारहाय मनसबी ईमानदारी और इंतहाई सलाहियत वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत, इस्तेहकाम और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। और यह कि मैं इस्लामी नज़रिया को बरकरार रखने के लिए कोशर होऊंगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है। और यह कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या सरकारी फैसलों पर असर अंदाज नहीं होने दूंगा। ये नुकता आपने याद रखना है। यह कि मैं इस्लामी जमहूरिया के दस्तूर को बरकरार रखूंगा, इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा। और यह कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ व रियायत और बिला रग़बत व अनाद आइन के मुताबिक इंसाफ करूंगा। और यह कि मैं, ये वाला नुकता भी बहुत ही ज्यादा काबिल गौर है, और यह कि मैं बिला वास्ता या बिल वास्ता किसी ऐसे मामले की इत्तला ना दूंगा, ना इसे जाहिर करूंगा जो बहसीयत वजीर आजम पाकिस्तान मेरे सामने गौर के लिए पेश की जाएगी या मेरे इल्म में आएगी, बजुज़ जबकि बहसीयत वजीर आजम अपने फ़राइज़ की कमा हक्काहू अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। ये है हल्फ जो हर वज़ीर आज़म लेता है। इसके अंदर 2 नुक्ते हैं
जो बुनियादी तौर पर बहुत ही ज्यादा इस केस के साथ रेलिवेंट है। नंबर 1 कि मैं अपने जाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसले पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। साइफर एक सरकारी कार्रवाई थी, एक जो मुरासला है वो एक मुलाकात के बाद अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर असद मजीद खान साहब ने भेजा यहां पर हुकूमत को, और उसके ऊपर ईवान वजीर आजम के अंदर बैठक होती है, मुलाकात होती है। सरकारी मामले को इमरान खान साहब अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान शाह महमूद कुरैशी के साथ मिलकर इस बात का ऐलान करते हैं, जिसकी ऑडियो भी अब मंजर आम पर आ चुकी है कि हम इसके साथ खेलेंगे, लेट्स प्ले विद इट। इसका मतलब यह है कि ये जो सरकारी पोजीशन पर बैठकर इमरान खान साहब ने एक ऑफिशियल मामले को अपने जाती मफाद और सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल किया, यह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की पहली खिलाफ वर्जी है। अब इसी हवाले से जो दूसरी खिलाफ वर्जी है जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया कि मैं किसी शख्स को बिल वास्ता या बिला वास्ता किसी ऐसे मामले की इतला ना दूंगा, ना इसे जाहिर करूंगा जो बहैसियत वजीर आजम मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा। आखिरी दिन है इमरान खान साहब का इक्तदार में, वो दिन है जब पार्लियामेंट के अंदर इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम इत्तेमाद पर वोटिंग हो रही थी। ये वो दिन है जब इमरान खान साहब ईवान वजीर आजम के सब्जाजार में बैठे थे। ये वो दिन है जब इमरान खान साहब ने तकरीबन 8 जर्नलिस्टों को और टीवी एंकर्स को ईवान वजीर आजम बुलाया था और वो उनके साथ गुफ्तगू कर रहे थे। ये वही वक्त है जब एक हेलीकॉप्टर वजीर आजम ऑफिस में लैंड करता है, वहां से कुछ शख्सियात निकलती हैं और इमरान खान साहब उनको देखकर इस मुलाकात को अधूरा छोड़कर अंदर चले जाते हैं, और फिर वहां से आगे BBC की स्टोरी आ जाती है जहां पर चपेड़े पड़ने का मामला भी आया था सामने। वो वाली स्टोरी भी इस वक्त भी BBC की वेबसाइट पर मौजूद है और BBC ने उस स्टोरी को हटाया नहीं है। इस मुलाकात में मौजूद जर्नलिस्ट जिनमें इमरान रियाज खान साहब जो भी बाजियाब हुए हैं वो शामिल थे, मुईद पीरजादा शामिल थे, अरशद शरीफ साहब शामिल थे और भी कुछ लोग थे, और उन्होंने इस बात का इतराफ मुख्तलिफ टॉक शोज के अंदर और अपने YouTube चैनल्स के ऊपर किया है कि उस मुलाकात में इमरान खान साहब ने उनको उस साइफर की कॉपी दी थी, पढ़ाई थी, और उसके बाद दोबारा उन्होंने उसको अपनी फाइल में रख लिया था। और ये जो जर्नलिस्ट थे ये ऑथोराइज नहीं थे कि वो इस ऑफिशियल सीक्रेट से आगाह होते, लेकिन इमरान खान साहब ने उनको आगाह किया। ये इस हवाले से दूसरी खिलाफ वर्जी है। तीसरी खिलाफ वर्जी जो है कि मैं बिल वास्ता किसी को इतला नहीं दूंगा। इमरान खान साहब ने साइफर की वो कॉपी जो वजीर आजम को भिजवाई गई थी, उस साइफर की कॉपी को लापता किया, और उसके बाद वो साइफर की कॉपी इंटरसेप्ट मैगजीन की इंटरसेप्ट की वेबसाइट के ऊपर हर्फ ब हर्फ जारी होती है। ना उस कंटेंट की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तरदीद करती है और ना ही उस कंटेंट का अभी तक अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने उसकी जो है वो तरदीद किया है। इसका मतलब ये है कि ये वो तीसरा एक्ट है नेग्लिजेंस का या जुर्म का जो इमरान खान साहब ने जिसका इर्तकाब किया है। अब उसके बाद इस कार्रवाई को इनिशिएट किया जाता है। साइफर का बुनियादी तौर पर जो हमारा क्रिमिनल कोड प्रोसीजर है उसके तहत सबसे पहले चालान के बाद अगला मरहला है फर्द जुर्म का। फर्द जुर्म आयद होने के बाद केस बाज़ाब्ता तौर पर ट्रायल के लिए जाएगा और उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर इस केस का फैसला होगा। इन 30 दिनों के अंदर ये जो गवाहान हैं इनके बयानात रिकॉर्ड होंगे, इमरान खान साहब का बयान रिकॉर्ड होगा, शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान रिकॉर्ड होगा, गवाहों के ऊपर जिरा होगी और उसके बाद दलाइल होंगे और दलाइल के बाद केस क्लोज हो जाएगा, फैसला उसके बाद सादर कर दिया जाएगा। जहां तक 30 दिन की रिक्वायरमेंट है उसके तहत ये जो मुकदमा है इसकी समाअत ऑलमोस्ट 10 नवंबर तक मुकम्मल होना जरूरी है, क्योंकि 10 अक्टूबर से आगे 10 नवंबर तक ये तकरीबन 30 दिन बनते हैं। इसका मतलब ये है कि 10 नवंबर तक मुमकिन तौर पर खुसूसी अदालत इमरान खान साहब के हवाले से इस केस में कम से कम फैसला दे सकती है। अब चालान के बाद है फर्द जुर्म, और फर्द जुर्म यानी चार्जशीट जो है वो उसकी तारीख भी 10 अक्टूबर को जनाब अबुल हसनात जुल्करनैन साहब जो इस खुसूसी अदालत के जज हैं वो चार्जशीट फ्रेम करने की तारीख देंगे। और इसका मतलब ये होगा कि ये केस अब हाई स्पीड के अंदर फुल स्पीड के ऊपर चलेगा, और ये इमरान खान साहब के लिए पहला सेटबैक है, क्योंकि अडयाला जेल इमरान खान साहब को बेटर क्लास देने के लिए नहीं लाया गया था। अडयाला जेल इमरान खान साहब को इस केस के स्पीडी ट्रायल के लिए लाया गया था। यूं स्पीडी ट्रायल, बंदे आएंगे, अंदर जाएंगे, मुकदमे की समाअत होगी और उसके बाद कहानी खत्म, खेल खत्म। अंदर जो है ना अब कोई गैर मुतल्लका शख्स अंदर जा ही नहीं सकेगा। सिर्फ वो लोग जाएंगे जिन्होंने इमरान खान साहब के
वकालत नामे के ऊपर बतौर वकील जो है वो दस्तखत किए हैं। ये वाली कहानी अब इससे आगे चलेगी। दूसरा तोहफा जो गुज़िश्ता 24 घंटे में इमरान खान साहब को मिला है वो JIT की रिपोर्ट है। बल्कि मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बताऊंगा, पॉइंट मुझसे मिस हो गया कि इमरान खान साहब के लिए ये जो साइफर केस है, यहाँ पर FIA ने 28 गवाहों की लिस्ट को चालान के साथ सीक्रेट एक्ट की अदालत के अंदर पेश किया है और इन 28 गवाहान में असद उमर साहब शामिल नहीं है। अगरचे असद उमर साहब उस मीटिंग में मौजूद थे जिसकी ऑडियो सामने आई थी, उसमें असद उमर, शीरी मजारी, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब मौजूद थे। लग ऐसा रहा है कि असद उमर साहब भी किसी न किसी लेवल पर जो है उनकी सेटलमेंट हो गई है और उस सेटलमेंट के बाद जो असद उमर साहब हैं वो इस केस से बाहर निकलेंगे। और सेटलमेंट किसके साथ हुई है ये एक ओपन सीक्रेट है। ये जो 28 गवाहान हैं, इन 28 गवाहान में जो उस वक्त के अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर थे जनाब असद मजीद खान साहब, वो भी इसमें शामिल हैं, इस फहरिस्त में शामिल हैं और उन्होंने भी अपना जो बयान है वो रिकॉर्ड कराना है। ना सिर्फ वो बल्कि इन 28 गवाहान में वो तमाम की तमाम चेन शामिल है जिन्होंने साइफर की वसूली से लेकर उसको वजीर आजम ऑफिस तक पहुंचाने के अंदर किरदार अदा किया। साइफर वो डाक किसने वसूल की, किसने उसके ऊपर डायरी नंबर लगाया, किसने उस साइफर को जो है वो डी कोड किया, किसने था उसने उस साइफर के बारे में अपने बॉस को बताया, वो बॉस कौन था, उस बॉस ने आगे अपने बॉस को बताया, किस तरीके से ये मामला शाह महमूद कुरैशी साहब तक पहुंचा, शाह महमूद कुरैशी साहब से ये मामला किस तरीके से इमरान खान तक पहुंचा। इस सारे अमल के अंदर जितने भी लोग मुलव्वस थे उन सब को इसी केस के अंदर बतौर गवाह शामिल किया गया है। इसमें साबिक सेक्रेटरी खारजा और पाकिस्तान में अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर जनाब असद मजीद, साबिक सेक्रेटरी खारजा जनाब सुहेल महमूद, एडिशनल सेक्रेटरी खारजा जनाब फैसल नियाज तिरमिजी भी FIA की गवाहों की फहरिस्त में शामिल हैं। ये एक और इमरान खान साहब के लिए बड़ा ही खौफनाक किस्म का काम होने जा रहा है क्योंकि इन तमाम लोगों ने भी अपने बयानात सेक्शन 161 के तहत जो है FIA को रिकॉर्ड करा दिए हैं। दूसरा जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया था वो है 9 मई। अब ये 9 मई भी इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होने जा रहा है क्योंकि इस केस में भी इमरान खान साहब को बाज़ाब्ता तौर पर मास्टरमाइंड डिक्लेयर कर दिया गया है 9 मई के वाकयात में। ये जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी थी 9 मई के वाकयात में इमरान खान की गिरफ्तारी और दीगर पुरतशद्दुद वाकयात की तहकीकात के लिए इन टीमों ने 900 से जायद कारकुनानों को दर्जन भर मुकदमात में मरकजी मुल्ज़म करार देकर चालान जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जमा करा दिया है। और इस केस के अंदर जो मरकजी मुल्ज़म है, जो मेन प्लानर हैं, जिन्होंने इस सारे अमल की मनसूबाबंदी की थी, यानी अवाम को भड़काकर फौज के सामने लाकर खड़ा करना, फौज के अंदर अनरेस्ट को क्रिएट करते हुए उनको अपने बॉस के खिलाफ बगावत पर यानी आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत पर उकसाना, यह है बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब पर इल्जाम। और इस इल्जाम के तहत इमरान खान साहब के ऊपर अब होने जा रही है कार्रवाई क्योंकि अब वो हो गए हैं मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड होने का क्या मतलब है? अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले जो है SSP इन्वेस्टिगेशन अनुश मसूद साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लाहौर में और उसके अंदर उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया था कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो FIRs हैं 9 मई के हवाले से उसमें बगावत की दफात को भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है जी। अब बगावत की दफात को शामिल करने और ये जो चालान है ये पेश करना दोनों ही एक सिलसिले की कड़ी है और ये एक दूसरा जो है अहम तरीन शिकंजा है जो इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, यास्मीन राशिद साहिबा, साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब और दीगर जो है फरूख हबीब साहब, दीगर लोग हैं जिसमें आगे जो हैं साबिक आर्मी चीफ की नवासी जनाब खतीजा शाह साहिबा हैं, सनम जावेद हैं और कुछ लोग हैं जिनको मुलव्वस किया गया था इस सारे अमल में। अब इसका मतलब ये है कि ये जो चूड़ियां हैं ना ये अब कसी जा रही हैं, इसमें किसी को कोई रियायत नहीं मिलने वाली। ये जो दो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये खास तौर पर इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ी धमकी है, चैलेंज है, या आप कहें कि उनके लिए
پرابلم ہے, مصیبت ہے جو ان کے گلے پڑ چکی ہے, اور اب اس سے ان کے لیے بچنا بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے. دیکھیں جب ریاست فیصلہ کر لیتی نا, یہ جو بات کی تھی نا کل انوار اللہ کاکڑ نے, یہ ہمیں ہوا میں نہیں کی تھی کہ عمران خان کی لڑائی فوج کے ساتھ نہیں ہے, ریاست کے ساتھ ہے. اب جب ریاست فیصلہ کر لیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست اپنے تمام تر اختیارات استعمال کرے گی. اس وقت اگر آپ کو یاد ہو تو کل میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا ہر ایک حلقے کے اندر 1 لاکھ ووٹر کا اضافہ ہوا ہے. بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ بتانا کہ انتخابات کے نتیجے میں ممکنہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں. قومی اسمبلی کے 116 حلقوں کے اندر اس نتائج میں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. اب اس سے بچنے کے لیے میں نے آپ اسی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ضروری ہے یا تو خوف کی ایسی فضا پیدا ہو جائے جہاں پر عمران خان کا ووٹر اور سپورٹر ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نہ نکلے, یا دوسری آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ بیلٹ پیپر سے بلے کا نشان ہی ختم کر دیا جائے. میرا خیال ہے کہ آپشن نمبر 1 کو فائنلائز کیا گیا ہے, اور یہ جو 2 مثالیں ہیں یہ صرف اور صرف اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب 9 مئی میں ملوث تمام افراد اور وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کی سہولت کاری میں ملوث رہے ہیں, ان کے لیے اب عرصہ حیات تنگ ہوگا. آنے والے 30 دن عمران خان صاحب کے سیاسی مستقبل کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنس کے حامل ہیں, کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ سائفر کیس میں فیصلے کے بعد ہی انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن شیڈول کا اعلان کرے گا, تاریخ کا اعلان کرے گا. اس سے پہلے ایسا ہونا مجھے ذرا مشکل ہی نظر آ رہا ہے. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.